जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। सोचिए, एक बैनर, एक पोस्टर और उस पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, और अचानक सबको लगने लगा कि जैसे देश की व्यवस्था हिल सी गई हो। पुलिस हरकत में आ गई, प्रशासन चौकन्ना हो गया और मीडिया को एक नया मसाला मिल गया। मानो बेरोजगारी खत्म हो गई हो, महंगाई ठंडी पड़ गई हो, किसानों की बदहाली गायब हो गई हो। बस अब मुद्दा यही है कि किसने लिखा, कहाँ लिखा और क्यों लिखा। लेकिन जनता से पूछना चाहते हैं कि जब आप बाजार जाते हैं और सब्जियों की कीमत सुनते हैं तो क्या आप भी सोचते हैं कि इस पर लिखा होता आई लव मोहम्मद तो दाम शायद कम हो जाते? क्या आपकी जेब पर कुछ बोझ हल्का हो जाता, या बिजली का बिल जो हर महीने लगातार बढ़ता है वह इस नारे से कम हो जाता? लेकिन राजनीति का खेल कुछ और है। चुनाव का मौसम है, बिहार की गलियों में रैलियां तैयार हो रही हैं, मंच सज रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, और तभी यूपी से एक नया विवाद निकल कर आता है। सवाल यह उठता है कि क्यों हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई धार्मिक विवाद खड़ा हो जाता है? क्या ये संयोग है या किसी की रणनीति? यह विवाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया है। बरेली में, मऊ में, लखनऊ में जगह जगह आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर पुलिस और जनता आमने सामने आ गई है। कई जगह लाठीचार्ज हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे दर्ज हुए, और फिर मीडिया ने वही किया जो उसे करना था। टीवी की स्क्रीन पर लाल पीले अक्षरों में लिखा गया, आई लव मोहम्मद से दंगा। बिहार में चुनाव है और बिहार की राजनीति में यह घटना सीधे असर डालेगी। बीजेपी को इससे फायदा होगा। फायदा यह होगा कि वह कह सकेगी कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं जो खुलेआम आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल बिगाड़ रहे हैं, और फिर बिहार के वोटरों को संदेश जाएगा कि हमें वोट दीजिए क्योंकि हम ही हैं जो इनको रोक सकते हैं। अब आप बताइए कि जब किसान को खाद नहीं मिल रही, जब नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, तब क्या वह आई लव मोहम्मद विवाद से अपना वोट बदल देगा? राजनीति कहती है हाँ, क्योंकि धर्म का कार्ड हमेशा बेरोजगारी के कार्ड से ऊपर रहा है, भारी पड़ा है। लेकिन विपक्ष भी खाली नहीं बैठा। मौलाना तौकीर रजा जैसे नेता गिरफ्तार किए गए। मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना रहे हैं, और यही बात बिहार तक पहुंचेगी। विपक्ष कहेगा कि देखो, बीजेपी मुसलमानों को दबा रही है, उनके इबादत के तरीके पर हमला कर रही है, तो मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसको वोट करेंगे। यानी एक बैनर के दो फायदे, हिंदू वोट बीजेपी की तरफ, मुस्लिम वोट विपक्ष की तरफ, और असली मुद्दे महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब गायब। आज केवल धर्म की चर्चा है। टीवी के डिबेट में केवल यही सवाल है कि आई लव मोहम्मद आखिर लिखा क्यों गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के गांव में बैठा किसान यही सोच रहा है? क्या वह अपने खेत में हल चलाते समय यही सवाल करता है, या फिर वह सोचता है कि इस बार बुआई के लिए बीज कहां से आएगा और बच्चों की फीस कैसे भरेगा? लेकिन उस किसान की आवाज ना तो टीवी तक पहुंचती है, ना ही मंच पर बैठे नेताओं तक। चुनाव में धर्म का खेल हमेशा से रहा है। 2014, 2019, 2020 और अब 2025, हर बार किसी न किसी विवाद से जनता को बांटने की कोशिश की गई। कभी लव जिहाद, कभी हिजाब, कभी राम मंदिर और कभी आई लव मोहम्मद। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि जनता अपने असली सवाल पूछना बंद कर दे। अब बताइए, जब बिहार के युवा दिल्ली जाकर रिक्शा खींचते हैं और जब पढ़े लिखे लड़के गल्फ देशों में मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके लिए आई लव मोहम्मद विवाद क्या माने रखता है? क्या उससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, लेकिन नेताओं की जरूर बदल जाएगी। उन्हें सीटें मिल जाएंगी, कुर्सियां भी मिल जाएंगी। आई लव मोहम्मद विवाद का मकसद केवल इतना है कि बिहार चुनाव का नैरेटिव बदल जाए। अगर चर्चा महंगाई पर होती है तो जनता सवाल पूछती है, अगर चर्चा नौकरी पर होती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, लेकिन जब चर्चा धर्म पर है तो विपक्ष और सत्ता दोनों को फायदा है। अब जरा टीवी चैनल खोलिए, एक स्क्रीन पर लाठीचार्ज, दूसरी स्क्रीन पर पत्थरबाजी और तीसरे पर चल रही होगी पट्टी, आई लव मोहम्मद विवाद ने भड़काया बरेली। कमेंटेटर की आवाज तेज कर दी जाती है जैसे किसी युद्ध का वर्णन हो रहा हो। आपको लगता है कि पूरा देश इसी विवाद में उलझा हुआ है, लेकिन अगर उसी समय आप अपने घर का बिजली का बिल देखेंगे तो समझ में आएगा कि असली युद्ध तो आपके जेब में हो रहा है। मीडिया को पता है कि धर्म बिकता है। धर्म का विवाद सबसे आसान कंटेंट है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक वीडियो क्लिप चाहिए, कुछ शोर मचाने वाले पैनलिस्ट, और फिर बहस इस पर कि किस धर्म ने किसको चुनौती दी। लेकिन किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि रोजगार कहाँ है, दवा महंगी क्यों है, अस्पताल जर्जर क्यों है, उसमें डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि यह सवाल नेताओं से टकराते हैं और नेता तो मीडिया मालिकों के ही मेहमान होते हैं।
सोचिए, एक बैनर पर लिख दिया गया आई लव मोहम्मद और पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। गिरफ्तारियां, मुकदमे, बयानबाजी। कभी आपने देखा कि जब किसान आत्महत्या करता है तो इतनी तेजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या जब रेलवे में पेपर लीक हो जाता है और लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है तो उसी दिन मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आकर बयान देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन आई लव मोहम्मद पर तुरंत प्रेस रिलीज, तुरंत ट्वीट, तुरंत गिरफ्तारी, क्योंकि यह मुद्दा वोट दिलाता है, अच्छा खासा वोट दिलाता है। बिहार चुनाव में यही मुद्दा जाएगा। गांव के चौपाल में, चाय की दुकानों पर यह खबर पहुंचेगी कि यूपी में मुसलमानों ने ऐसा वैसा लिखा। फिर उसके जवाब में यह कहा जाएगा कि केवल बीजेपी ही है जो इनको रोक सकती है, और वोटरों को यह यकीन दिलाया जाएगा कि अगर बीजेपी नहीं आई तो आई लव मोहम्मद जैसे नारे हर जगह लिख दिए जाएंगे। ये डर ही राजनीति की असली ताकत है। अब विपक्ष का खेल भी समझ लीजिए। वे यह कहेंगे कि मुसलमानों की आस्था का मामला है, बीजेपी मुसलमानों को दबा रही है, उन्हें जेल में डाल रही है, तो मुस्लिम मतदाता और मजबूती से विपक्ष की ओर झुकेंगे। यानी वही कहानी जो हर चुनाव में होती है, एक तरफ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, बीच में गरीब जिसकी आवाज गायब। सोशल मीडिया का असर और भी खतरनाक है। वहां कोई एडिटर नहीं है, कोई जांच पड़ताल भी नहीं है। जो वीडियो वायरल कर दिया गया वही सच मान लिया गया। किसी ने पुराना वीडियो डाल दिया, किसी ने एडिट करके डाल दिया, किसी ने नया बना लिया, और लोग बिना सोचे समझे उसे आगे भेजते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो पूरा पाठ्यक्रम ही बदल गया है, जहां सच्चाई से ज्यादा कौन सा नैरेटिव सत्ता को सूट करेगा यह अहम होता है। अब जरा सोचिए, अगर बिहार का कोई बेरोजगार युवक अपने फोन में देख रहा है कि यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद हो गया है, तो वह किस बात पर चर्चा करेगा? क्या वह अपने रोजगार पर बात करेगा या उसी विवाद पर? राजनीति चाहती है कि वह अपनी बेरोजगारी को भूल जाए और धर्म के मुद्दे में उलझा रहे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार इस विवाद से फायदा उठाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री ने पहले ही बयान दे दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बयान का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है, मकसद यह संदेश देना है कि सरकार हिंदू वोटरों के लिए ढाल बनकर खड़ी है, और बिहार तक यह संदेश जाएगा कि बीजेपी ही है जो इस तरह की ताकतों को रोक सकती है। लेकिन एक सवाल और है, क्या यह विवाद खुद ब खुद इतना बड़ा हो गया या किसी ने इसे बड़ा बनाने की कोशिश की? इतिहास बताता है कि चुनावी मौसम में कई बार ऐसे विवाद अचानक जन्म लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता यह मुद्दा गर्म रहता है। जैसे ही चुनावी नतीजे आ जाते हैं सब चुप। कभी आपने सुना कि चुनाव के बाद टीवी चैनल ने उसी मुद्दे पर दोबारा बहस की हो? नहीं, क्योंकि उनका काम अब समाप्त हो गया। तो क्या आई लव मोहम्मद भी सिर्फ चुनावी मुद्दा है? बहुत संभव है, क्योंकि नारे लगाने वाले लोग, बैनर लगाने वाले लोग, गिरफ्तार किए गए मौलाना, सबका इस्तेमाल एक तस्वीर बनाने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ उग्र मुसलमानों की तस्वीर और दूसरी तरफ सख्त हिंदुत्व सरकार की तस्वीर, और इन दो तस्वीरों के बीच में वोटिंग मशीन रख दी जाएगी। यानी लोकतंत्र को एक इमोशनल ड्रामा बना दिया गया है, जहां जनता दर्शक है, नेता अभिनेता हैं और मीडिया निर्देशक। लेकिन असली प्रोड्यूसर कौन है? वही जिसे सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। आपको लगता होगा कि यह सब केवल यूपी और बिहार तक ही सीमित है, लेकिन नहीं, यह नैरेटिव पूरे देश में फैलाया जाएगा। हर राज्य में चुनाव से पहले कोई न कोई ऐसा विवाद खड़ा किया जाएगा, कभी मंदिर मस्जिद का, कभी नाम बदलने का, कभी पोशाक का, कभी नारे का। मुद्दा बदल जाएगा लेकिन स्क्रिप्ट वही रहेगी, और दर्शक बदलने की बजाय उसी नाटक में अपनी ताली बजाते रहेंगे। अब बिहार का मतदाता सोच रहा है कि उसे क्या करना है। उसे रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सुविधा चाहिए, लेकिन उसके सामने टीवी पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें सिर्फ आई लव मोहम्मद है। तो वह चुनेगा क्या? क्या वह उस मुद्दे पर वोट करेगा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, या उस मुद्दे पर वोट करेगा जो उसकी भावनाओं को भड़काता है? राजनीति जानती है कि जवाब दूसरा ही होगा। बिहार के गांव की गलियों में जाइए, सुबह सुबह चाय की दुकान पर अखबार बिछा होगा और वहीं बहस भी चल रही होगी, लेकिन उस बहस में अब खेती किसानी के मुद्दे कम, यूपी में क्या हुआ ज्यादा होगा, क्योंकि अखबार के पहले पन्ने पर छपा होगा आई लव मोहम्मद विवाद से बरेली में बवाल। लोग कहेंगे देखो अब मुसलमान बहुत आगे बढ़ गए हैं, दूसरे कहेंगे कि सरकार ठीक कर रही है, सबक सिखा रही है, तीसरे कहेंगे ये सब बीजेपी की चाल है, यानी चर्चा पूरी तरह उसी मुद्दे को कब्जा कर लेगी। लेकिन उसी चाय की दुकान में बैठे एक बेरोजगार युवक की आवाज कोई नहीं सुनेगा, जो कल ही पटना गया था रेलवे भर्ती का फार्म भरने और वापस लौटा क्योंकि फिर से पेपर लीक हो गया। वह चुपचाप अखबार के कोने को मोड़ कर देखता है
और सस्ता बिस्कुट चाय में डुबोकर खा लेता है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। राजपूत, यादव, कुर्मी, पासवान, भूमिहार, मुसलमान सबका अपना अपना वोट बैंक है। लेकिन इस बार जब आइलम मोहम्मद जैसा विवाद सामने आता है तो जातीय समीकरण थोड़े धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण जातीय ध्रुवीकरण से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। यादव अगर विपक्ष की तरफ झुकेंगे तो बीजेपी चाहेगी कि बाकी गैर मुस्लिम, गैर यादव वोट उनके पाले में आ जाएं, और मुसलमान तो वैसे भी एक मुश्त विपक्ष के साथ जाएंगे ही। अब सवाल यह है कि क्या बिहार का वोटर अपनी जातीय पहचान, धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करेगा? इतिहास बताता है जब जब बड़ा धार्मिक विवाद हुआ है, जातीय समीकरण थोड़ा हिल गए हैं। जैसे 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति, उस वक्त भी रोजगार, शिक्षा, विकास सब पीछे छूट गया था। आज भी वही हो रहा है। मंडल की जगह आइलम मोहम्मद है और कमंडल की जगह धर्म की रक्षा का नारा। गांव में दलित परिवार हैं जो रोजाना मजदूरी करते हैं, सुबह ईंट भट्ठे पर जाते हैं, शाम को 2 पैसे लेकर लौटते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले महीने में राशन कार्ड से अनाज मिलेगा या नहीं। लेकिन जब टीवी पर खबर आती है कि आइलम मोहम्मद में इतने लोग गिरफ्तार हुए, तो वह भी उसी बात पर शुरू हो जाता है, क्योंकि मीडिया उसे यही बताता है कि यही मुद्दा सबसे अहम है। उसकी भूख, उसका काम, उसका इलाज, सब कुछ एकदम शून्य हो जाते हैं। शहरों में पढ़े लिखे युवा हैं, कोचिंग सेंटर्स भी भरे हुए हैं। हर गली में आपको एक न एक लाइब्रेरी दिख जाएगी जहां बच्चे नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन उनकी चर्चा भी अब धार्मिक विवादों पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया उनकी पूरी सोच पर कब्जा कर लिया है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग आइलम मोहम्मद, और इंस्टाग्राम पर किसी ने पोस्टर बनाकर डाल दिया है, तो ये युवा भी सोचने लगते हैं कि शायद यही असली मुद्दा है। उनकी तैयारी, उनकी मेहनत, उनके सपने, सब कुछ एक विवाद के पीछे छुप जाते हैं। राजनीति जानती है कि जनता की याददाश्त बहुत छोटी है। आज आइलम मोहम्मद, कल कुछ और होगा, लेकिन चुनाव तक यही नैरेटिव चलता रहेगा। फिर जो भी जीतेगा वही सत्ता में बैठकर कहेगा कि हमने जनता को बेवकूफ बनाया, अब 5 साल चैन से बढ़िया से राज करो। बिहार की गलियों में अब भी यही सवाल गूंजता है कि विकास कब होगा, पुल क्यों टूटा पड़ा है, सड़क क्यों गड्ढों से भरी है, अस्पताल में दवा क्यों नहीं, सभी अस्पताल जर्जर हालत में क्यों। लेकिन जब नेता रैली में जाते हैं तो वे इन सवालों का जवाब नहीं देते। वे कहते हैं कि देखो, यूपी में मुसलमानों ने बैनर लगाया और हमारी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। जनता ताली बजाती है, नारे लगाती है। उसी भीड़ में वही बेरोजगार युवा खड़ा रहता है जो कल पटना से खाली हाथ लौटा था, लेकिन उसकी ताली भी बजती है, क्योंकि भीड़ में कोई अकेला सवाल पूछने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। बिहार की जमीन ने हमेशा राजनीतिक प्रयोग देखे हैं, कभी जेपी आंदोलन, कभी लालू का उभार, कभी नीतीश का सुशासन। लेकिन आज जो प्रयोग हो रहा है वो नया नहीं है, या वही पुराना खेल है, जनता को बांटो, असली मुद्दे भुलाओ और चुनाव जीत लो। आइलम मोहम्मद उसी पुराने खेल का नया चेहरा है। अब जरा सोचिए, क्या बिहार का मतदाता इतना भोला है कि वह हर बार इसी जाल में फंसता रहेगा, या कभी वह कहेगा कि नहीं, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए? यह सवाल बार बार उठता है, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता, क्योंकि जवाब तभी मिलेगा जब जनता यह तय करेगी कि वह अपने असली मुद्दों पर डटी है। लेकिन फिलहाल जनता उस बहस में उलझ गई है जो मीडिया और राजनीति ने तय किया है। देखा जाए तो एक बैनर पर लिखे 3 शब्दों ने बिहार के चुनाव को नई दिशा दे दी है। आइलम मोहम्मद का विवाद ना तो बेरोजगारों की समस्या हल करेगा, ना ही किसानों की। यह सिर्फ एक भावनात्मक हथियार है जिसे चुनावी राजनीतिज्ञों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बीजेपी इसे सख्त सरकार के रूप में पेश करेगी, विपक्ष इसे धार्मिक आजादी पर हमला बताएगा। दोनों को फायदा होगा और जनता वहीं खड़ी रहेगी जहां पहले थी, महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और टूटी सड़कों के बीच। नतीजा यही है कि धर्म के नाम पर चलने वाला यह विवाद असल में जनता को उसके असली सवाल पूछने से रोकने का एक तरीका है, और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब लोकतंत्र भी धीरे धीरे सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाता है। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।